ऋग्वेदिक काल के बाद आज अपन उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में अगर मैं भौगोलिक विस्तार की बात करूं तो इस पहले आप मेरे को सिर्फ सुने। इस समय आर्य जो थे सप्त सैंधव प्रदेश से गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में बस गए। सप्त सैंधव प्रदेश में ऋग्वेदिक काल के आर्य निवास करते थे। सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों वाला मैंने बताया था, उससे आगे आकर गंगा यमुना के दोआब में आ गए। उस समय अस्थायी बसावट होने के कारण सप्त सैंधव से गंगा यमुना दोआब में आ गए थे। इस विस्तार का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण ने विदेत माधव की कथा के रूप में किया था। इस समय लोहे की खोज की जा चुकी थी, जो कि अपन आगे आर्थिक जीवन में पढ़ेंगे। और लोहे की कुल्हाड़ियों से इस दोआब के जंगलों को साफ कर आर्यों के द्वारा आबाद किया गया। अब मैं बात करूं कि विंध्याचल से हिमालय के बीच के क्षेत्र को आर्यावर्त कहा गया। मगध और अंग का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया। गैर आर्यों के क्षेत्र के रूप में उनको व्रात्य कहा गया। अब मैं बात करूं भौगोलिक विस्तार की, तो सतपथ ब्राह्मण ने गंगा यमुना दोआब के बीच में इनका उल्लेख किया। उत्तर में दोआब से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक इन उत्तर वैदिक काल के आर्यों का प्रसार मिलता है। इस समय उत्तर वैदिक काल में सभा व समिति को हटा दिया गया था। सभा को प्रीवी काउंसिल मतलब सलाहकारी निकाय बना दिया गया। इन दोनों का नाम तो मेन रूप से हटा दिया गया। सभा को प्रीवी काउंसिल या सलाहकारी निकाय बना दिया गया। आगे बात करूं तो उत्तर वैदिक काल में स्थायी बसावट या क्षेत्रीय बसावट का रूप मिला। इस काल में 3 वेदों को लिखा गया। ऋग्वेद को छोड़कर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को उत्तर वैदिक काल में लिखा गया था। उत्तर वैदिक काल में जो बिखरे हुए जन थे उनका विलय होने लगा। जैसे मैं नाम लूँ भरत और पुरु जन का, तो वो कुरु जनपद में बदल गए थे। सुव्यवस्थित प्रशासन बना। व्यवस्था प्रशासन की देखें तो 12 रत्नीन का उल्लेख मिलता है। मतलब कि 12 रत्नीन में राजा प्लस राजा के 11 सहयोगी मिलकर एक मंत्री परिषद का निर्माण करते थे। उसमें राजा प्रमुख होता था। सहयोगी जो 11 होते थे, 11 + 1 12 बनते हैं। अगर राजा प्लस सहयोगी करें तो 12 बनेंगे। अब मैं बात करूं कि रत्नीन के रूप में मैं इनका वर्णन एक बार आपके सामने कर दूंगा, पर इतना लिखना मैं नहीं चाहता कि आपको कचरा पढ़ाऊं, इसलिए आप सिर्फ सुने। रत्नीन के रूप में पहली बात करता हूं मैं राजा की। राजा जो था वह शासन का प्रमुख था। उसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में माना गया। अब मैं बात करूं महिषी जो कि राजा की सबसे प्रमुख रानी, महिषी को ही पटरानी कहा गया। युवराज आपको पता ही होगा कि राजा का उत्तराधिकारी होता था। अब मैं बात करूं पुरोहित की, तो राजा का प्रमुख सलाहकार या प्रमुख मंत्री पुरोहित होता था। पुरोहित को कर से मुक्त रखा जाता था, कर नहीं देना पड़ता था। बात करूं सेनानी की, तो जो सेनापति होता था या जो सेना का प्रमुख होता था वह सेनानी होता था। इनके नाम से ही इनका उल्लेख प्रस्तुत हो रहा है। सूत की बात करूं तो राजा का रथवान जो सारथी होता था, सारथी राजा के समय युद्ध या कहीं भ्रमण के समय जो उनका सारथी होता था उनको सूत कहा गया। अब मैं बात करूं संग्रहिता। भाई संग्रह कौन करेगा? संग्रह किसका करेंगे? कर या पैसे का करेंगे तो संग्रहिता होता था कोषाध्यक्ष। बात करूं भागदूत की, तो भागकर इकट्ठा कौन करता है? क्या इकट्ठा करेगा भागकर? राज्य में भागकर इकट्ठा तो पैसे करेंगे, परंतु करेगा कौन? राजस्व एकत्रित करता।
बात करूँ ग्रामीणी, तो मैंने बताया कि गांव का जो मुखिया होता है वह ग्रामीणी होता है। आगे बात करते हैं अक्षवाप की, जो कि इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो पासों के खेल में राजा का प्रमुख सहयोगी होता था। महाभारत में आपने देखा होगा कि दुर्योधन का जो अक्षवाप था उसके मामा शकुनी थे। अक्षवाप हो गया पालागल। अब पालागल से एक मैं शॉर्ट बताऊं, आपको याद रखना, पागल। पागल तो कौन होता है? अपन पागल किसको कहते हैं? अपने मित्र को कहते हैं। इसलिए जो राजा का मित्र होता था या विदूषक होता था या संकेत वाहक होता था या संदेश वाहक होता था, उसे ही पालागल कहा गया। अब क्षत्रिय की बात करूं, जो राजप्रसाद का रक्षक होता था उसे क्षत्रिय कहा गया। अब अन्य रत्नीन की बात करूं, अन्य रत्नीन तक्षण की बात करूं, जो राजा का रथकार होता था, जो राजा का रथकार होता था उसे तक्षण कहा गया। गोवी कीर्तन, जो गांव का अध्यक्ष होता था या गवा अध्यक्ष, उसे गोवी कीर्तन कहा गया। अब बाबाता यानी बबीता, जेठालाल की बबीता। भाई दूसरी प्रिय रानी कौन थी जेठालाल की? बबीता। उससे याद रखना बाबाता यानी राजा की दूसरी प्रमुख रानी। परिवर्ती, परिवर्ती यानी राजा की उपेक्षित रानी। इस प्रकार उत्तरवेदी काल में रत्नीन के बारे में भी अपन ने जानकारी ले ली। अब आगे देखते हैं कि राजा के जो प्रमुख 8 सहयोगी होते थे उनको विरास कहा गया है। रत्नीन के रूप में सतीपति और इष्टपति वो रत्नीन नहीं गिने जाते थे। ध्यान रखना कि सतीपति और इष्टपति, सतीपति जो 100 गांव का प्रमुख था और इष्टपति सीमांत क्षेत्रों का प्रशासक, उनको उत्तरवेदी काल में रत्नीन नहीं माना गया है। आगे बात करते हैं आर्थिक जीवन की। जैसे कि आप सबको पता चल गया कि जब ऋग्वेदिक काल में अस्थायी बसावट थी, तो स्थायी बसावट के लिए आर्य गंगा यमुना दोआब पर गए। गंगा यमुना दोआब के मध्य कृषि का क्षेत्र बढ़ा, इसलिए कृषि को प्रमुख व्यवसाय माना गया। पशुपालन चल तो रहा था परंतु उसको गौण माना गया या कम माना गया। आर्य लोहे से परिचित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने हथियार बनाना स्टार्ट किया। लोहे को कृष्ण अयस्क या श्याम अयस्क कहा गया, उसका रंग काला होने के कारण। तांबे को उत्तरवेदिक काल में लोहित अयस्क कहा गया। मुद्रा के रूप में शतमान, कृष्णाल और पाद, जो कि शतमान जो थी वो ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दी जाने वाली मुद्रा थी। लोहा, जो लोहे से पहले हथियार बनाए गए, उसके बाद में खेती के औजार बनाए गए। लोहे की जानकारी या लोहे के साक्ष्य में अंतरजी खेड़ा, मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था कि लोहे के साक्ष्य पहली बार उत्तरवेदिक काल में प्राप्त हुए, वो भी अंतरजी खेड़ा से, जो कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र है। अब अंतरजी खेड़ा में ज खेड़ा हटा दो, यूपी बन जाएगा वापस। 9 राजस्थान में भरतपुर में प्राप्त हुए। बात करता हूँ 24 बैलों वाला हल, कांटक संहिता। कांटक संहिता की बात मैंने इससे पिछले वीडियो में की थी। आर्थिक जीवन में, ऋग्वेदिक आर्थिक जीवन में मैंने बात की थी कि उत्तरवेदिक काल में जो 24 बैलों वाला हल की प्राप्ति हुई, उसका वर्णन कांटक संहिता में किया गया है। व्यापार को श्रेष्ठी कहा गया है, जो व्यापारी होता था उसको श्रेष्ठिन कहा गया है। इकाई व मुद्रा कारसापण और शतमान। शतमान का मैंने यहाँ उल्लेख कर दिया, मुद्रा इकाई। अब कारसापण का आपको उल्लेख मिलेगा मौर्य काल में। चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा गया था विष्णुगुप्त द्वारा खरीदा गया था। विष्णुगुप्त को कौटिल्य कहा गया। उन्होंने चंद्रगुप्त सीएम को एक शिकारी से 1000 कारसापण में खरीदा गया था। शतमान मुद्रा की इकाई। मापतोल के लिए रतिका शब्द का प्रयोग किया गया है, रतिका का प्रयोग किया। अब जब व्यापार बढ़ेगा तो सूदखोरी भी बढ़ेगी। सूदखोरी को कुसीद प्रथा कहा गया, कुसीद बढ़ा। व्यापार मुक्त, यह
इस समय व्यापारों को मुक्ति मिल गई, धातु शोधक अलग बन गए, लोहारों को व्यवसाय करने का आधार मिल गया। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भूमि के स्वामित्व की भावना बढ़ गई थी, लोग अपनी भूमि का दावा करने लग गए थे। आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे, आज टाइम ज़्यादा हो रहा है।